हेलो एवरीवन। सो आज हमारा जो डिस्कशन ऑफ टॉपिक रहने वाला है वो GS2 के अंदर 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो रहने वाले हैं। तो इस डिस्कशन में मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि इस साल के जो क्वेश्चंस हैं उनका मॉडल आंसर तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, बट वो मॉडल आंसर्स हमें उस लिमिटेड स्पेस में लिखना कैसे है, और जो हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को 3 पन्नों में कैसे प्रेजेंट करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा आपको ये समझ में आएगा, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन क्या होती है, एक क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने सब पार्ट्स होते हैं, और किस पार्ट को कितनी वेटेज चाहिए, कितने पेज देने हैं, किस सब पार्ट को कितनी पेज देने हैं, और किस तरह से एक पॉइंटर के थ्रू आप, मतलब एक होता है ना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक 10-12 लाइन वर्ड्स के पॉइंटर में प्रेजेंट कर देनी है आपको। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आज मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं GS1 सिर्फ GS2 के, जिसके अंदर से पहला क्वेश्चन तो इंटरनेशनल रिलेशन का है और सेकंड क्वेश्चन पॉलिटी का है, 15 मार्कर, जो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल के ऊपर आया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इंटरनेशनल रिलेशन का आया है, ये क्वेश्चन नंबर 20th था। ठीक है, तो यूपीएससी ने अब की बार एक नया पैटर्न शुरू किया है। वो पहले तो आपको एक कोट दे देंगे इंटरनेशनल रिलेशन का, फिर बोल देंगे कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। जैसे अब की बार इन्होंने चारों क्वेश्चन में यही पैटर्न अपनाया है इन्होंने अब की बार। तो अब इन क्वेश्चंस के अंदर ना यार इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ना उस स्टेटमेंट को मिस ना कर जाओ। जैसे यहाँ पे है कि सी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस, ये एक स्टेटमेंट है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट द रोल ऑफ IMO इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो अब की बार इन्होंने एक अनकन्वेंशनल चीज उठा के दे दी। ठीक है, वो अनकन्वेंशनल चीज क्या थी कि IMO दे दिया इन्होंने, जो जनरली ये नहीं पूछते, और उसके बाद दे दिया उन्होंने एनवायरमेंट और मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट। तो जनरली ना ये क्वेश्चन यार मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी ने पढ़ा नहीं होगा, और ये आपको ना ऑन द स्पॉट बनाना है। ठीक है, अपनी डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को चैनलाइज करके। और मैं एक तरीका भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से ना आप अपने थॉट प्रोसेस को तेज कर सकते हो इस क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले तो क्या है कि बहुत सारे लोग तो ये गलती कर देंगे कि वो ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट IMO के बारे में लिख देंगे। ठीक है, तो IMO के ऊपर क्वेश्चन है बट डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना यूपीएससी ने स्टेटमेंट किसी पर्पज से दी है कि सी इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप ना ये दिखाओगे सबसे पहले 1/4 या 1/2 पेज के अंदर इस स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करोगे आप कि ये जो कहना क्या जा रही हो आप इससे, सी इज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस। तो आप लिख दोगे कि 70% ऑफ द ग्लोबल सरफेस इज कवर्ड बाय द सी। थोड़ा सा कुछ आपने इंट्रो दे दिया, फिर आप ये दिखाओगे कि हाउ, कि सी किस तरह से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्मोस का। तो उसके अंदर आप कुछ भी पॉइंटर लिख सकते हो, 2-3 पॉइंटर लिख के ही दिखाना है कि आपको किस तरह से सी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने दिखा दिया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस और पॉलीमेटालिक नोड्यूल यहाँ पे मिलते हैं जैसे मिनरल्स। फिर मैंने दिखा दिया कि 70% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो यहाँ से पास हो रहा है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से, इसलिए सी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने दिखा दिया कि फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है ना वो यहाँ पे होता है, यानी सी लेवल राइज से पता लगता है। फिर हमने ये दिखा दिया कि ये वाइटल इकोसिस्टम है ना, कोरल और मैंग्रोव, इनको सपोर्ट करता है। तो मेरी अप्रोच क्या रही कि अप्रोक्सीमेटली मैंने 40% ऑफ पेज में ना सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को खोला जो यूपीएससी ने कोर्ट बेस दिया है कि हाउ सी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस। उसके बाद आ जाएगा हमारा कीवर्ड IMO, यानी IMO के ऊपर सवाल है। तो मैंने IMO की डेफिनेशन दी कि भाई IMO is an specialized agency of the UN which set global standard for safety and security of international shipping। तो ये कीवर्ड है बेसिकली इसमें, ग्लोबल स्टैंडर्ड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन याद भी ना आए तो जनरली आप ये देखो ना कि एक इंटरनेशनल बॉडी है IMO, उसका क्या काम होगा। IMO इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड द स्टैंडर्ड टू रेगुलेटिंग द मैरीटाइम शिपिंग। आप इसको इस तरह से बना दो अपनी लैंग्वेज में, डज नॉट मैटर।
ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये क्या क्या एडमिनिस्टर करता है, थोड़ा सा आप वो दिखा दो कि आईएमओ जैसे मार्पोल कन्वेंशन एडमिनिस्टर करता है, यूनक्लोज करता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिमार्केट करता है, सोलास कन्वेंशन करता है। तो आप एक तो कन्वेंशन दिखा दोगे कि फॉर एग्जांपल इट एडमिनिस्टर मार्पोल कन्वेंशन एंड यूनक्लोज, चारों याद नहीं आ रहे हैं, 2 लिख दो काफ़ी है। ठीक है, तो देन उसके बाद आ जाता है कि हाउ इट हेल्प्स इन, पहला पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है कि एनवायरनमेंट को किस तरह से अपना बेनिफिट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पे ना 2 पार्ट्स हैं, पन्ने बचे हैं आपके पास 2.25। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि एक पन्ना एक पेज के पार्ट के लिए, एक पन्ना दूसरे पेज के लिए, और फिर जो 1/4 पेज होगा ना वो होगा कंक्लूजन के लिए। तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो आपने किस तरह से स्ट्रक्चर किया पूरा क्वेश्चन, सी इज ए, देखते ही आपको समझ आ गया कि सी इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉस्मोस में 1/4 ऑफ पेज में बताऊंगा। उसके बाद 1/4 ऑफ पेज के आसपास मैं आईएमओ लिखूंगा, फिर मैं मेन बॉडी शुरू करूंगा। तो अब क्या है कि ये एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आईएमओ क्या करेगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह से देखो इस चीज़ को, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है जैसे शिप्स है, शिप किस तरह से हार्म कर सकती है ओशियन में। सबसे पहले तो ये क्या करेगा कि शिप की मेकिंग के टाइम में रेगुलेशन करेगा। ठीक है, कि एक ये स्टैंडर्ड सेट करेगा और शिप बिल्डिंग के, ताकि वहाँ से लीकेज ऑफ ऑयल एंड केमिकल ना हो सके, कि राइट डिज़ाइन प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, तो इट विल सेट द स्टैंडर्ड डिज़ाइन एंड असाइंड द मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शिप। तो उसके अंदर आप एग्जाम्पल दे के लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल हांगकांग कन्वेंशन। आप सिर्फ ये वर्ड भी लिख दोगे ना हांगकांग कन्वेंशन, वो समझ जाएगा, अगर आपको पेपर में पूरा सेंटेंस बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं इस पार्ट के आगे। तो आप ये देखो कि सबसे पहले तो उसने शिप को बनाया। ठीक है, शिप को बना दिया। अब वो शिप को पानी में, अब शिप है पानी में जाने की बारी, तो पानी में शिप किस तरह से हार्म करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो शिप पानी में हार्म करेगी कि अगर पानी में चलते हुए शिप ग्रीन हाउस गैस इमर्ज करेगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा आईएमओ। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए ना वो स्टैंडर्ड्स बनाएगा, फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट करेगा स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप 2-3 ग्रीन हाउस गैस के नाम लिख दो, SOx, NOx, और एक मार्पोल कन्वेंशन का नाम दे दो जो टेक्निकल नाम है। ठीक है, आपने लिख दिया कि फॉर्मुलेट द स्टैंडर्ड एंड इम्प्लीमेंट द देम फॉर ग्रीन हाउस गैसेज, फॉर एग्जांपल SOx, NOx, मार्पोल कन्वेंशन। सिर्फ इतने में आपने पॉइंटर दे दिया। उसके बाद क्या होगा कि शिप चल तो रही है, ये ऊपर, ये शिप क्या है कि ऊपर कुछ पोल्यूशन कर रही है, बट पानी के अंदर भी तो कुछ नेगेटिव कर रही है ना। जैसे कि बॉटम, अगर ये शिप सही से डिज़ाइन नहीं होगी तो ये कोरल रीफ को डैमेज करेगी चलते हुए। ठीक है, ये बॉटम ट्रोलिंग, इनरेगुलेटेड शिप रिपोर्टिंग शिपिंग, तो इन सबको ना ये रेगुलेट करता है ताकि आपका एक्वेटिक सिस्टम बचा रहे। तो एक पॉइंटर आपका ये हो गया। फिर आप ये बोलोगे कि भाई जो यूनक्लोज है ना, उसके अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिमार्केट करता है और ये एलोकेट करता है हर एक नेशन को कि वो एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज का एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से करें। तो एक स्टेटमेंट आपकी ये हो गई कि इट डिमार्केट द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक चेन अंडर द यूनक्लोज, thus fix the regulated exploitation of the resources within the national boundary and fix the liability of the same। इस तरह से आपने लिख दिया। और क्या करेगा, अगर मान लो आपकी शिप चलते चलते कहीं ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, ऑयल स्पिल होने के बाद ये क्या करेगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करेगा, भाई किस देश की अकाउंटेबिलिटी उसको साफ करने की। तो आप यू कैन से कि इट विल रिजॉल्व द जुरिसडिक्शनल इशू इन केस ऑफ द ऑयल स्पिल एंड फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेम। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने किस तरह से इंफॉर्मेशन बनाई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को आपने देखा कि सबसे पहले जो शिप है ना, शिप को आईएमओ किस तरह से पोल्यूशन रेगुलेट कर सकता है। सबसे पहले तो वो शिप को बनाने के अंदर किस तरह से बेटर डिजाइन दे ताकि ये टूटे फूटे ना। दूसरा, वो पानी में चल रही है तो ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रेगुलेट करें, और पानी में चलते वो नीचे जो इकोसिस्टम एक्वेटिक उसको कैसे हार्म करेगी, उससे कैसे बचाएगा। अगर वो शिप टूट जाए चलते चलते तो ऑयल से निकलेगा, केमिकल निकलेंगे, उसको किस तरह से बेटर करेगा। और फिर आप ये बताओगे कि ये अलग अलग देशों का सी के अंदर जुरिसडिक्शन किस तरह से फिक्स करता है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट आपका पॉइंटर हो गया यहाँ तक पैरा। फिर आप ये लिखोगे कि हाउ इट लेड टू द मैरीटाइम सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी।
तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि इट विल फिक्स द जुरिस्डिक्शन, ठीक है, मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा, ठीक है, ये ना जुरिस्डिक्शन फिक्स करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा जॉइंट पेट्रोलिंग के डिफरेंट नेशंस में पायरेसी को बचाने के लिए, हाई पायरेसी एरिया में। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में बैठा लो कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के केस में सबसे पहले पायरेसी आता है। ये पायरेसी को कैसे रेगुलेट करेगा कि ये जॉइंट पेट्रोलिंग के लिए जुरिस्डिक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेगा। दूसरा क्या करेगा कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि रेड जोन कौन से हैं पायरेसी में, ठीक है। आपने पायरेसी कीवर्ड पकड़ लिया और उससे रिलेटेड चीज़ें खोल दी कि रेड जोन डिमार्केट करेगा पायरेसी में, इसके लिए वो प्रायर वार्निंग और एडवाइजरी देगा नेशंस को, ठीक है। और देन फिर ये क्या करेगा कि भाई ये क्या है कि अब शिप के ऊपर बहुत सारे सीफेयर जा रहे हैं, तो उनके राइट्स के लिए भी चार्टर पब्लिश करेगा कि भाई उनके ये राइट्स हैं, तो आईएमओ उनको इम्प्लीमेंट भी कराएगा देशों से, ठीक है। फिर क्या करेगा आईएमओ कि मान लो दो देशों के बीच के अंदर किसी चीज़ को लेकर जुरिस्डिक्शन इशू हो जाए, तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में मीडिएशन करेगा। जैसे इंडिया का इटली के साथ इटालियन मरीज केस हो गया था 4-5 साल पहले, ठीक है। देन फिर क्या आ जाता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन फ्रॉम द रीजनल मैरीटाइम सेंटर्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम फ्यूजन सेंटर। तो क्या होता है कि आईएमओ ये भी कोऑर्डिनेट करेगा ना, मान लो बहुत सारे हर एक देश के से इंडिया का इंटरनेशनल मैरीटाइम फ्यूजन सेंटर है, जहाँ से ये पूरी की पूरी शिपिंग की इंफॉर्मेशन इंडिया के पास आती है। तो आईएमओ इंडिया से इंफॉर्मेशन लेगा, इसको प्रोसेस करेगा और दूसरे देशों को बताएगा कि भाई ये डेंजर्स है। उसके बाद आप थोड़ा ये लिख दो कि इट विल इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन, फॉर एग्जांपल द सोलास कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड स्टेम कन्वेंशन, ठीक है, STCM कन्वेंशन। जनरली आपको ये चीज़ नहीं याद रहने वाली है, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पेपर में इसको छोड़ दो। आपने इतना भी कर दिया बहुत है। ये करते करते ना आपका हो जाएगा, अब देखो कि 2-3/4 आपके ख़त्म हो चुके हैं और आप क्या कर रहे हो कि हर एक पॉइंटर को ना एग्जाम्पल के साथ मतलब 2-2, 3-3 लाइनों में लिखते जा रहे हो। और फिर आ जाएगा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के अंदर आप क्या करेंगे, आपको कोशिश करनी है कि आईएमओ के जो कंक्लूजन है ना, उसको किस तरह से करंट से लिंक कर दिया जाए, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, या करंट या किसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक से लिंक कर दिया जाए। तो अब देखो कि यहाँ बात हो रही है आईएमओ और सी की, जहाँ सी की बात हुई वहाँ SDG 14 आ गया, लाइफ बिलो वाटर। तो मैंने लिख दिया कि आईएमओ शुड बी स्ट्रेंथन्ड इंस्टीट्यूशनली बाय गिविंग द बाइंडिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड लेट द क्लियर प्रोसीजर्स टू अटेन SDG 14, ठीक है। तो आपको लिंक करना है बेसिकली। आप इस तरह से लिंक कर सकते हो कि जैसे आपने सेकंड पार्ट पूरा किया कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप ये लिखो कि आईएमओ के रोल को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग पावर देनी चाहिए जो बाइंडिंग है, और उसके प्रोसीजर को क्लियरली लेड करना चाहिए जिसपे वो काम करे, ताकि SDG 14 हमें लाइफ बिलो वाटर मिल सके। तो आई होप कि थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने बताया है आपको पता लगा होगा कि व्हाट इज राइट इंटरप्रिटेशन और कितने पेज के अंदर कैसे चीजें आपको प्रेजेंट करनी होती हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि अकाउंट फॉर द लीगल एंड द पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल 356 यूजेज बाय यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 1990s। ये कीवर्ड है भैया, मिड 1919। ऐसा मत कर देना कि 1970 के बाद के सारे स्टेप लिख दो, ठीक है। मतलब आपको मन में आया केशवानंद भारती लिख दिया, उसके अंदर से कुछ भी बना के मेनका गांधी लिख दिया, या उससे पहले की जो भी चीज़ें हुई है ARC VRC टाइप ये सब, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है, तो आपकी इंट्रो होगी इस पे। और हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपकी इंट्रो 1/3 ऑफ पेज क्रॉस कर रही है मैक्सिमम, तो आप जा रहे हो गलत डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होने देनी है। अब यहाँ पे देखो कि बड़ी, और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि जितने भी पॉलिटिकल सवाल होते हैं ना, उनके अंदर आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स मैटर करती है, आपके कीवर्ड्स मैटर करते हैं। ये इतना मैटर नहीं करता कि आप किसी चीज़ को कितना एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इतने में इंट्रो ख़त्म कर दी, ठीक है। मैंने लिखा कि प्रेसिडेंट रूल इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 356 इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी। ये होगी मेरी इंट्रो। ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने दो चीज़ें दिखा दी, आर्टिकल 355, आर्टिकल 365
और आपको ना एक आर्ट सीखना है कि उसके बस आपको क्रक्स याद रखना है। जैसे आर्टिकल 365 में इफ इट फेल्स टू फॉलो द सेंट्रल डायरेक्शंस, ठीक है। आर्टिकल 355 के अंदर इफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कैरिड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आप कभी 355 पढ़ोगे ना, 365 पढ़ोगे तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी चीजें लिखी हैं, बट आपको सिर्फ याद रखने हैं कीवर्ड्स, ठीक है। कि भाई आर्टिकल 355 का क्रक्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कैरिड आउट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 365 फेल्स टू फॉलो द सेंट्रल डायरेक्शंस। तो ये बेसिकली है, ठीक है। तो कीवर्ड्स का खेल है। देन अब हम आ जाते हैं कि पोस्ट मिड 90s व्हाई इट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब आपकी 1/3 पेज के अंदर हो गई है इंट्रो खत्म। अब आपके पास बते हैं कितने पेज, 2.6 पेज के आसपास, यानी दो पेज पूरे बचे हैं, एक पेज का 60% बचा है। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम एक एक पन्ना तो आपको दोनों को देना ही है। आप ये हरकत मत कर देना कि एक को तो दे दो आप 1.5 पन्ना और दूसरा कर दो आप हाफ पन्ने के अंदर खत्म, ठीक है, पार्ट। तो यहाँ पे ना भाई एक चीज याद रखना, 2 पार्ट हैं और दोनों की इक्वी वेटेज है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना कि भाई सिर्फ एक पार्ट 2.5 पन्ने तक पहुंचा दिया और दूसरा पार्ट आधे पन्ने तक पहुंचा दिया। तो इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स आपको देखना है। इंट्रोडक्शन होगी 1-3 पेज के अंदर, पार्ट्स होंगे एक पेज के अंदर, फिर आ जाएगी कंक्लूजन। तो अब आप ये याद रखो भैया, लीगल फैक्टर्स आपने पहला बना दिया, लीगल फैक्टर स्ट्रक्चर कर दिया, व्हाट आर द लीगल फैक्टर्स। तो लीगल फैक्टर में क्या हो गया है कि सबसे पहले आपको याद आएगा 1994 में SR बोम्मई केस आया था। तो SR बोम्मई केस ने ये बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस दी थी कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन के लिए आर्टिकल 356, दस दिस कर्टेल्ड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप लिखोगे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट फॉर एग्जांपल SR बोम्मई केस, सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड द क्लियर कट गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन एंड कर्टेलिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप थोड़ा सा ये भी मेंशन कर दो कि किस किस चीज़ के ऊपर ये जस्टिफाइड है, जो आपने ये पूरा कंटेंट लक्ष्मीकांत का है, ठीक है, कि किस किस चीज़ पे जस्टिफाई किया गया लीगल फैक्टर में। तो उन्होंने बोल दिया अगर हंग असेंबली हो जाए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर फेल्स टू गिव रिगार्ड टू द सेंट्रल डायरेक्शंस, ठीक है। इंटरनल सबवेंशन कीवर्ड है, फिजिकल ब्रेकडाउन कीवर्ड है। जब आप इसको लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे ना, इसके ऊपर भी बड़ी लंबी 3 लाइनें दी हैं, इस पे भी 3 लाइनें दी हैं। बस आपको ना कीवर्ड लिखना है, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा, हंग असेंबली, ये सब चीज़ें, ठीक है। एग्जामिनर सिर्फ इतना ही टाइम है आपके पास कीवर्ड लिखने का और एग्जामिनर इतने से में ही समझ जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा मेंशन करना है कि भाई उन्होंने ये भी बता दिया था कि इम्प्रॉपर केसेस कौन से हैं। तो आप इन इम्प्रॉपर केसेस के अंदर ये लगा नहीं सकते। जैसे कि अगर आपको पावर इज यूज टू सॉल्व द इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के लिए, माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मिनिस्ट्री डिसमिस्ड विदाउट टेस्टिंग द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि भाई मिनिस्ट्री को ऐसे ही डिसमिस कर दिया जाए, उसको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का टाइम ना दिया जाए। तो ये बेसिकली, हालांकि लक्ष्मीकांत के अंदर दोनों पे 7-7 पॉइंटर्स हैं, बट अगर आपने 3-3 भी दिखा दिए और उनके कीवर्ड लिख दिए तो भाई साहब आपका काम हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इतना ही हमारे पास काम है, इतना ही हमारे पास लिखने को है। बट एक चीज़ याद रखें कि जैसे कीवर्ड्स लिखने होते हैं आपको, फॉर एग्जांपल इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड द माल एडमिनिस्ट्रेशन, पावर यूज टू सोल्व द इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स, मिनिस्ट्री डिमाइज विदाउट टेस्टिंग मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो एक ना आपको करना क्या होता है कि अगर आपकी बुक में ना 4 लाइनें लिखी हैं, आपको उसके 5 से 6 क्रक्स वर्ड निकाल लेने हैं, बस वही होते हैं जो आंसर में फिट होते हैं, ठीक है। फिर आएगा कि आल्सो जुडिशियल, उसके बाद लीगल फैक्टर क्या है कि जुडिशियल रिव्यू होने लग गया है प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस का, ठीक है। तो यानी कि इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है ऑन मेलाफाइड इंटेंशन, और ये IR कोहिलो केस में बोला गया था, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे ही लीगल फैक्टर आपके दिमाग में आए, आपको पता लग गया लीगल फैक्टर का मतलब है कि सरकार ने लीगली क्या क्या काम किया है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या हुआ है। तो आप सीधा जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और रिकमेंडेशन ऑफ द वे। उसके बाद एंटी डिफेक्शन भी यहाँ पे आ सकता है कि एंटी डिफेक्शन भी 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, तो उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया था, मर्जर्स और एक्विजिशंस जो डिफेक्शन था उसको इनवैलिड कर दिया था, तो स्टेबिलिटी बढ़ी थी गवर्नमेंट की। तो ये भी आप इसमें लगा सकते हैं पॉइंटर, हालांकि ये मैंने पॉलिटिकल रीजंस में काउंट किया है, ठीक है। हालांकि ये लीगल में भी आ सकता है,
पॉलिटिकल में भी आ सकता है, जहाँ भी आपको कंटेंट फिट करना हो। उसके बाद आप ये लिखोगे कि रिकमेंडेशन ऑफ द वेरियस कमीशंस, उन्होंने गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन को कटेल कर दिया है। जैसे सरकारिया कमीशन लिख दोगे, पुंछी लिख दोगे, राजमन्नार लिख दोगे। अब इन्होंने ना 4 रिकमेंडेशन बोली हैं, आपको जरूरत नहीं है 4 याद करने की, आप बस एक याद कर लो जो आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है, आप कर सकते हो, आपको याद रहने वाली है। ठीक है, जैसे इस वर्ड के अंदर आपने ये कर दिया कि लाइक पुंछी कमीशन ने लोकलाइज्ड इमरजेंसी की बात की, सरकारिया ने बोला था कि एक बार वार्निंग जरूर देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, राजमन्नार ने बोला था गवर्नर शुड नॉट कंसिडर इटसेल्फ एज द एजेंट ऑफ सेंटर। तो इन कमीशन की रिकमेंडेशन ने भी सरकार की डिस्क्रिशन को कम कर दिया। तो ये आप लिखोगे कि ये भी कुछ लीगल पॉइंट्स हैं इस केस में। फिर आप लिखोगे बूटा सिंह केस के बारे में, ये बिहार का गवर्नर थे ये। तो इस केस में बोला गया था कि रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर शुड नॉट बी टेकन एट द फेस वैल्यू, गवर्नमेंट मेजोरिटी शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इस जजमेंट को आप लिख देंगे कि, या आप अगर इतनी लंबी जजमेंट याद भी नहीं रहती तो आप ये लिख दोगे कि बूटा सिंह केस curtailed the discretion of the government by saying that government majority should be decided on the floor of the house। इतना भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइक लीगल फैक्टर्स आप जो लिखेंगे। उसके बाद गेम हो जाता है पॉलिटिकल फैक्टर्स में, ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ एट अ टाइम मौके पे बनाना है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए। ठीक है, अब आप ये देखो कि भाई सबसे पहले तो 1995 के बाद पॉलिटिकल चीज़ें क्या हुई हैं। 1995 के बाद आप देखोगे कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, पहले एनडीए की बनी, यूपीए की बनी। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने की वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट्स की से है ना वो सेंट्रल में बढ़ गई। ठीक है, यानी जो रीजनल पार्टीज है ना वो नेशनल पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लग गई। तो इस वजह से क्या हुआ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ गया। आप इस तरह से लिखेंगे, तो यानी कि यू कैन राइट इट लाइक, आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एट नेशनल पॉलिटिक्स इंक्रीज्ड। ठीक है, उसको फिर आप सब्सटेंशिएट करोगे कि भाई ये हुआ कैसे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रीजनल पार्टीज आने से। फॉर एग्जांपल, कोलिशन गवर्नमेंट फ्रॉम 1998 टू 2014 इन फॉर्म ऑफ द एनडीए एंड यूपीए, ये पॉलिटिकल लिखा आपने। फिर ये लिखा कि इंक्रीज इन द मेंबर ऑफ द रीजनल पार्टीज इन राज्यसभा केप्ट चेक ऑफ डिस्पोटिक टेंडेंसीज, ये कीवर्ड होता है। ठीक है, या ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज लिख दो कि भाई राज्यसभा के अंदर रीजनल पार्टीज के मेंबर बढ़े तो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन हुआ स्टेट्स का। उसके बाद आप एक बना दोगे कि भाई जो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस है ना, मैकेनिज्म्स हैं, उनका ग्रीवियंस रिड्रेसल्स के लिए स्टेट ने बहुत अच्छे से यूज़ किया, और ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। तो एक पॉइंटर ही हो गया आपका। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने ना एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया, जिसके थ्रू से डेमोक्रेटिक वे में मर्जर्स को प्रमोट कर दिया गया, जैसे 2/3 पार्टी मेंबर्स हो गए। तो इसने गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी को प्रमोट किया कि आप मतलब अगर एक पार्टी की गवर्नमेंट वाइबल नहीं हो रही है तो आप 2-3 पार्टीज या डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बना दो। ठीक है, तो अब ये हो गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। आप इसको लिखेंगे इस तरह, पासिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर द 10th शेड्यूल प्रमोटेड द डेमोक्रेटिक मर्जर्स बाय अलाउंग द 2/3 पार्टी मेंबर्स, थस प्रमोटेड द स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। तो ये एक बेसिकली आपने कितने वर्ड्स के अंदर 15-20 वर्ड्स के अंदर बहुत बात कह दी। उसके बाद क्या हुआ कि सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर टू द गवर्नर, अब क्या है कि गवर्नर को ट्रांसफर किया जा सकता है, सो ही इज नॉट सीन एन एजेंट ऑफ द सेंटर। तो आप ये लिखोगे कि गवर्नर का जो रोल है ना वो एजेंट ऑफ सेंटर नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन के नहीं रह गया। ठीक है, ये लिखा आपने। ठीक है, तो ये सब कुछ खत्म हो गया आपका 2-3/4 पेज तक। अब बचा 1/4 पेज, आपको करना है कंक्लूजन। ठीक है, हमेशा आप ये रखिए कि कंक्लूजन में ना आपको टेक्निकल चीज़ डालनी है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ आपको इस तरह से नहीं लिखना कि बहुत सारे लोग इस तरह से कंक्लूड कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि क्या था ये क्वेश्चन, हाँ, कि
the use of the article 356 to be reduced, to be calibrated so that the democracy should be strengthened. इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं जर्नलिस्ट टाइप, जो एससी की अप्रोच होती है। आप सीधा लिखो, आपको टेक्निकल एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रिकमेंडेशंस ऑफ द एआरसी असिस्टेंट रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फॉर एग्जांपल द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल accompanied by the governor report based on the fact and details to check the misuse should be implemented। इसको पूरा कर देते हैं। मतलब आपको ना जो एक तरह से जो सॉल्यूशंस होते हैं या वे फॉरवर्ड होता है, उसी को कंक्लूजन की फॉर्म में लिख देना है। तो एआरसी की ना आपको 3-3 4-4 रिकमेंडेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपके पास ना लिखने के लिए सिर्फ 1/4 पेज ही है, ठीक है। आपको पता है कि भाई हमारे पास है सिर्फ like we have only 1/4 पेज फॉर कंक्लूजन। तो आप पढ़ते हुए लिखो कि एआरसी की मैं सिर्फ एक रिकमेंडेशन ही, 1 या 2 रिकमेंडेशन ही याद करके जाऊंगा जो मैं कंक्लूजन में लिखूं। मेरे पास यहाँ स्पेस था सिर्फ एक रिकमेंडेशन का, 4 लाइनें लिखने का टाइम था। मैंने लिखा कि रिकमेंडेशन ऑफ द एआरसी, फॉर एग्जाम्पल इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल शुड बी अकम्पनीड बाय द गवर्नमेंट रिपोर्ट विच इज बैक्ड बाय द फैक्ट एंड डिटेल टू चेक मिसयूज। तो इस तरह से ये आपका खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद इस साल के जो क्वेश्चंस आए हैं, जो 2 क्वेश्चन है, एक आईआर का हो गया, एक पॉलिटी का हो गया, 15-15 नंबर के दोनों, किस तरह से उनको इंटरप्रेट करना है, किस तरह से उनको स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से पॉइंटर्स जनरेट करने हैं, और लाइक डिफरेंट पार्ट्स को इक्विवेटेज किस तरह से देना है। ऐसा नहीं करना है कि एक पार्ट बहुत ज़्यादा लिख दिया, एक पार्ट कम लिख दिया, और आपके आंसर में कीवर्ड हो, आपका आंसर इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है। तो आपके किस तरह से बहुत बड़ी बात को आपको 2-3 लाइनों में ख़त्म करना है। आई होप इससे आप सीखे होंगे, ठीक है। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और आई होप कि आपको आंसर राइटिंग में इससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। सेम मैं एथिक्स के ऊपर भी ऐसी वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।